आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। क्या होता है स्ट्रक्चर? तो एक ऐसा तरीका जिसकी हेल्प से हम अपना डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट है यहाँ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हेट्रोजीनियस मेंबर्स हो सकते हैं। क्या है ये कॉन्सेप्ट, उसे समझते हैं इस तरीके के एक एग्जांपल से। जैसे सपोज आपको कभी ऐसा करना है कि एक ही एंटिटी के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन रखनी है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट की आपको डिटेल रखनी है। एक स्टूडेंट का नेम भी है, परसेंटेज भी है, रोल नंबर भी है, उसका ईमेल एड्रेस भी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी है। एक ही स्टूडेंट के बारे में अगर ये सारी इंफॉर्मेशन है तो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यही सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर तीसरे स्टूडेंट के लिए भी यही सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एक बार थोड़ी देर के लिए अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट को, अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं, एक स्टूडेंट को जरूरत किसकी है? एक इंटीजर टाइप के रोल नंबर की भी, साथ के साथ एक फ्लोट टाइप की परसेंटेज की भी, साथ के साथ उसे नेम की भी जरूरत है, तो कैरेक्टर एरे नेम की भी। अगर इन चीजों की जरूरत है एक स्टूडेंट को, तो समझना इन्हीं चीजों की जरूरत दूसरे स्टूडेंट को भी होगी, इन्हीं चीजों की जरूरत तीसरे स्टूडेंट की भी होगी, एंड सो ऑन। एक एंटिटी को जो एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड है, उस केस में अगर वो एंटिटी आपको प्रोग्राम में बार बार काम में लेनी है, तो आपको डिक्लेरेशन बार बार देने पड़ते। सपोज फर्स्ट स्टूडेंट के लिए आप नेम 1, रोल नंबर 1, परसेंटेज 1। सेकंड के लिए यही साथ में आप डिक्लेयर कर देते, हो सकता है नेम 2। सेम उसी तरीके से, बस नाम बदलना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सेम स्कोप में अगर आप दो अलग अलग इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं तो सेम वेरिएबल में रख नहीं सकते। रोल नंबर 1 में एक रोल नंबर आ गया तो दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है रोल नंबर 2 में रखोगे। एक वेरिएबल %1 में एक स्टूडेंट की परसेंटेज आ गई तो हो सकता है दूसरे स्टूडेंट की परसेंटेज आप %2 नाम के वेरिएबल में रखोगे। तो यहाँ आपको दो स्टूडेंट के लिए डिक्लेरेशन कितने देने पड़े? अगर हम स्टूडेंट एंटिटी के लिए कंसीडर कर रहे हैं 3 एट्रीब्यूट, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट एंटिटी के लिए 3 एट्रीब्यूट, तो दो स्टूडेंट के लिए हमें टोटल 6 डिक्लेरेशन प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं। 3 स्टूडेंट के लिए टोटल 9 डिक्लेरेशन हो जाएंगे। और इसी चीज को समझे, अगर एक स्टूडेंट के लिए सपोज 5 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, 5 इंफॉर्मेशन रख रहे होते हैं एक स्टूडेंट के लिए, तो दो के लिए टोटल 10 होती है और 3 के लिए टोटल 15 अवेलेबल करवानी होती। अब यहाँ पे जरूरत हमें ऐसी लग रही है कि एक ऐसा डेटा टाइप क्रिएट करें। डेटा टाइप होपफुली आपको पता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर डेटा टाइप अवेलेबल है। इंटीजर टाइप का अगर हम क्रिएट करते हैं, जैसे से T1, तो T1 के पास एक इंटीजर वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर टाइप का हम T2 क्रिएट करते हैं तो T2 के पास भी हम एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। दो अलग अलग इंटीजर वेरिएबल जिनमें हम दोनों के अंदर इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। बट यही अगर हम स्टूडेंट टाइप के T1 और T2 क्रिएट करते, अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता कि T1 और T2 किस टाइप के क्रिएट किए? स्टूडेंट टाइप के, तो T1 के अंदर भी वो सारी इंफॉर्मेशन जो एक स्टूडेंट के लिए चाहिए वो पहुंच जाती T1 के पास। सिमिलरली T2 के पास भी एक स्टूडेंट के लिए जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स, मेंबर्स रिक्वायर्ड है, वो सारी पहुंच जाती। तो हमारे लिए टास्क काफी केसेस में हो सकता है आपको इसका फायदा लगे कि बेटर टास्क हो गया, आपको वो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रामर को एक हेल्प मिल रही है। इसका फायदा यूजर के लिए नहीं है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जहां आप स्ट्रक्चर से कर पा रहे हो, बिना स्ट्रक्चर के नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होगा। मतलब आप बिना स्ट्रक्चर के भी हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट प्रोग्रामर के बेनिफिट के लिए अवेलेबल है ये कॉन्सेप्ट। जैसे फंक्शन, अलग से फंक्शंस डिफाइन करना, मेन फंक्शन के अलावा बाकी फंक्शंस डिफाइन करना कभी कंपलसरी नहीं लगेगा आपको, बट आपके ही फायदे की चीज होगी, प्रोग्रामर के फायदे की चीज है फंक्शन स्ट्रक्चर जैसे कॉन्सेप्ट, जहां पे प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को बेटर वे में हैंडल करना सीख सकता है।
और ज्यादा प्रिसाइज मैनर में कहें तो ये अप्रोचेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूजफुल अप्रोचेस हैं। जैसे C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके लिए यूजफुल अप्रोचेस रहेंगे। तो अब हम जो बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन किया जाता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो कॉन्सेप्ट तो क्या है वो होपफुली आपको आइडिया लगा। स्ट्रक्चर इज अ कॉन्सेप्ट फॉर प्रोवाइडिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच कैन हैव हेट्रोजीनियस मेंबर्स। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल की जो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट एग्जांपल की, इसके लिए अगर कहें इसे डिफाइन कैसा कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, उसे बनाने का तरीका होगा एक कीवर्ड अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्ट। तो ये स्ट्रक्ट कीवर्ड दिया, साथ में वो नेम दिया जिस नेम का हम डेटा टाइप सोच रहे थे, और साथ में कर्ली ब्रैकेट में प्रोवाइड कर दिए उसके सारे मेंबर्स। जैसे एक स्टूडेंट के लिए हमें नेम भी चाहिए था, रोल नंबर भी चाहिए और परसेंटेज भी अगर चाहिए, तो ये सारे मेंबर्स हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिए। और फाइनली ये जरूर ध्यान से देख लेना, ये रहेगा इसका टर्मिनेशन। और इस तरीके से हम C++ प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड, साथ में वो नया आइडेंटिफायर जिसे हम स्ट्रक्चर की तरह काम में लेना चाहते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में उसके सारे मेंबर्स प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन स्टैंडर्ड अप्रोच में जो कहा जा रहा है कि सी प्रोग्रामिंग में जो डेटा टाइप बना वो डेटा टाइप बना है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो आप जहां पे भी इस डेटा टाइप को काम में लेना चाहते हैं वहां लिख देंगे इस तरीके से स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ये हो गया डेटा टाइप, और ये इस टाइप के वेरिएबल आ गए T1 और T2। T1 के अंदर भी नेम रोल नंबर परसेंटेज अवेलेबल है, T2 के अंदर भी नेम रोल नंबर परसेंटेज अवेलेबल है। मेन फंक्शन में या किसी और फंक्शन में जहां पे भी आपको इसे डिक्लेयर करना है आप डिक्लेयर कर सकते हैं, जहां पे भी डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा स्ट्रक्चर का। होपफुली यहाँ तक की बात का आपको कुछ आइडिया लगा होगा। तो अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इस तरीके से जो हमने ये प्रोवाइड करना चाहा, कर्ली ब्रैकेट में इसके मेंबर्स स्पेसिफाई कर दिए। स्ट्रक्ट स्टूडेंट बन जाएगा एक हमारा दिया हुआ नया डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो प्रोग्रामर इस प्रोग्राम को लिख रहा है जिसमें उसने ऐसी कोई स्ट्रक्चर डेफिनेशन प्रोवाइड की है, तो ये नया डेटा टाइप क्रिएट कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप अवेलेबल थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर जैसे। जिस टाइप के आप वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं, एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, पॉइंटर भी क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली ये वो नया डेटा टाइप कंसीडर होगा सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अगर यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है तो यहाँ अगर एम्प्लॉय लिखा होता तो नया डेटा टाइप होगा स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। तो ये नया डेटा टाइप बन चुका है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। इस टाइप का हमने कुछ डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना चाहा तो कैसे करते थे आप इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर। तो जैसे आप इंटीजर वेरिएबल T1 और T2 डिक्लेयर करते थे, T1 और T2 का टाइप कंसीडर होता है इंटीजर, और T1 और T2 दो अलग अलग वेरिएबल है। लाइन नंबर 12 पे अगर इस तरीके से देते हैं तो इंटीजर टाइप की T1 में अलग डेटा रख सकते हैं, T2 में अलग डेटा रख सकते हैं, दोनों की मेमोरी अलग अलग अवेलेबल होती। सिमिलरली लाइन नंबर 13 पे जो हमने अभी प्रोवाइड किया, यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट है डेटा टाइप, इंटीजर की तरह जैसे लिख रहे थे, ये है डेटा टाइप, एक नया डेटा टाइप, एक ऐसा डेटा टाइप जो कलेक्शन है किसका, नेम प्रोवाइड करने के लिए कैरेक्टर एरे, रोल नंबर प्रोवाइड करने के लिए एक इंटीजर, परसेंटेज प्रोवाइड करने के लिए एक फ्लोट। अलग अलग टाइप के मेंबर्स का कलेक्शन है। लेकिन इसका टाइप अगर हम कहें T1 का टाइप क्या है, तो T1 का टाइप अवेलेबल है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, T2 का टाइप अवेलेबल है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और T1 T2 को कितनी मेमोरी मिलेगी, उतनी मेमोरी जिसमें ये अपने नेम, रोल नंबर और परसेंटेज तीनों मेंबर्स को रख सके। T1 को भी T2 को भी, लेकिन दोनों की मेमोरी, T1 की मेमोरी अलग है, T2 की मेमोरी अलग है। T1 में हम T1 के लिए रोल नंबर, नेम, परसेंटेज जैसी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, तो T2 में T2 के लिए अलग इंफॉर्मेशन, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज वाली इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। तो यहाँ पे T1 और T2 क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल,
लेकिन नॉर्मल वेरिएबल से थोड़े अलग तरीके के लग रहे होंगे ये वेरिएबल, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल में डायरेक्टली हम डेटा असाइन कर सकते हैं, कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ T1 एक बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर छोटे कंटेनर्स अवेलेबल है। तो इस तरीके के वेरिएबल्स को, यूजर डिफाइंड टाइप के वेरिएबल्स को हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो T1 भी एक ऑब्जेक्ट है, T2 भी एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो T1 T2 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट हम किसे कह रहे हैं? रन टाइम एंटिटी। हम बात कर रहे थे कि वो जो स्टूडेंट है एक एंटिटी है, उसका रन टाइम पर रिप्रेजेंटेशन कौन बन रहा है। तो ये तो एक तरीके से अगर आप इसे आराम से कहानी की तरह समझे, अगर तो जैसे सपोज किसी को अपने ना घर बनाना था, उससे पहले आर्किटेक्चर की हेल्प ली, नक्शा बनवाया। तो वो जो नक्शा बनवाया, वो जो एक स्केलेटन बनवाया, ब्लूप्रिंट बनवाया, वो है ये स्ट्रक्चर, जिसकी हेल्प से वो मकान बना सकता है। कितने मकान बना सकता है एक नक्शे को देखते हुए? वो एक क्या, दो क्या, तीन क्या, कितने भी मकान बना सकता है सेम नक्शे पे। सेम वो जो डिजाइन बना रखा है, एक ब्लूप्रिंट, एक लेआउट प्रोवाइड रखा है, उस लेआउट पे कितने भी फाइनली वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो वो इस, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक स्टूडेंट को क्या चाहिए? नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, परसेंटेज चाहिए। इस तरीके की कितने कंटेनर्स हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वो हम कितने भी दे सकते हैं। जब तक हमने ये लाइन नंबर 5 से और 10 तक ये जो डेफिनेशन है ये प्रोवाइड किया, इससे मेमोरी किसी को भी नहीं मिली। ये केवल एक नई इंफॉर्मेशन मिल गई कि एक नया डेटा टाइप बन चुका है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। लेकिन जब हम लाइन नंबर 13 जैसा स्टेटमेंट कहीं पे अगर किसी फंक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं या ग्लोबल ऑब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में T1 और T2 को मेमोरी कितनी मिलेगी? वो इंफॉर्मेशन उसे कहां से मिलेगी? जैसा ये डिफाइंड है उसकी हेल्प से। क्योंकि इंटीजर टाइप का होता है T1, तो इंटीजर को जितनी मेमोरी चाहिए उतनी मिलती है। फ्लोट टाइप का होता है तो फ्लोट के करस्पॉन्डिंग मेमोरी मिलती है। बट T1 किस टाइप का है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का। एंड होपफुली यहाँ तक की बात आप सभी को आइडिया लगा है, बट फिर भी एक बार थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार डायग्राम फॉर्मेट में देख रहे हैं। बात कुछ ऐसी कि जैसे हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया और उसका ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया, जैसे T1, तो T1 जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उसके अंदर ये 3 मेंबर्स अवेलेबल है। समझने के लिए हम एक बार इसे इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, बट एक चीज ध्यान रखना, ये बस हम समझने के लिए इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्या है? ये 3 अलग अलग मेमोरी नहीं, T1 के लिए एक कॉमन मेमोरी, मतलब एक मेमोरी अवेलेबल है T1 के लिए, जहां पे 3 मेंबर हम समझने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं। से नेम, देन नेक्स्ट क्या हमने प्रोवाइड रखा था? रोल नंबर, एंड नेक्स्ट प्रोवाइड रखा परसेंटेज। समझने के लिए हम कई बार इस तरीके से लिख सकते हैं। बट आपको होपफुली पता है कि नेम में अगर एक कैरेक्टर आ रहा है 20 एलिमेंट्स का, तो उसे 20 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो रही है। अगर रोल नंबर हमारे पास अवेलेबल है एक इंटीजर वैल्यू, और हम वर्क कर रहे हैं टर्बोसी जैसे कंपाइलर पे जहां वो 2 बाइट्स का होता है, तो रोल नंबर होता है 2 बाइट्स का। अगर डेवसी पे वर्क कर रहे हैं इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, तो रोल नंबर होगा 4 बाइट्स का। और फिर उसके बाद उसी के जस्ट बाद अवेलेबल होगा उसकी परसेंटेज वाला डेटा। तो यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल है मेमोरी T1 के लिए, उसे हम समझने के लिए तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, बट एक्चुअली अगर बात करें, बात कुछ ऐसी है कि वहां पे जिस ऑर्डर में मेंबर डिफाइन किए, उसी ऑर्डर में यहाँ पे अवेलेबल है। पहले एक सेगमेंट तो अवेलेबल है T1 के अंदर, ये लाइन भी केवल समझने के लिए ड्रॉ की है। अदरवाइज बाइट अवेलेबल है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन वाला ही सेंस है। लेकिन अलग से क्यों नहीं बोल रहे हम कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, जैसे एरे में बोला था? वो इसलिए क्योंकि एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आधा इधर और आधा उधर तो कभी जाता ही नहीं है ना। आप कोई भी किसी भी टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हो, जैसे इंटीजर टाइप का ए नेम का वेरिएबल क्रिएट किया, तो ऐसा थोड़ी होगा ए का आधा टुकड़ा मेमोरी में एक अलग जगह पे है और आधा टुकड़ा एक दूसरी जगह पे अवेलेबल है, ऐसा तो होगा ही नहीं। सिमिलरली T1 एक कंप्लीट एक आइडेंटिफायर है, एक एरे नहीं है, बहुत सारे कलेक्शन की बात ही नहीं आ रही। T1 एक बड़ा कंटेनर है, और बड़ा कंटेनर है तो कभी आधा आधा होगा ही नहीं। T1 जहां पे भी होगा पूरा एक साथ होगा, तीनों मेंबर्स इसके एक साथ अवेलेबल रहेंगे। कौन कौन से 3 मेंबर्स, तो उन्हें समझे यहाँ पे, उसका रोल नंबर भी,
नेम भी, रोल नंबर भी और परसेंटेज भी, तीनों मेंबर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। जैसे टर्बो सी जैसे कंपाइलर पे वर्क कर रहे होते हैं तो यहाँ पे नेम वाला पोर्शन भी अवेलेबल रहता 20 बाइट्स का जैसे, उसके बाद 2 बाइट्स का रोल नंबर वाला पोर्शन अवेलेबल रहता, और उसके बाद 4 बाइट्स का परसेंटेज वाला पोर्शन अवेलेबल रहता उसी T1 के लिए। वो बात अलग है, हम समझने के लिए T1 को ड्रॉ कैसे करना चाहेंगे, जो ये नीचे गया उससे तरीके से नहीं, जैसा हमने पहले टाइम के ऊपर वाले पोर्शन में जैसा ड्रॉ कर रखा है ये वाला, इस तरीके से हम ड्रॉ करना चाहेंगे। T1 को भी T2 को भी समझने के लिए कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप किस तरीके से इसे समझते हैं, क्योंकि ये T1 की मेमोरी अवेलेबल है जहां नेम भी है, रोल नंबर भी, परसेंटेज भी। T2 की बात करें अगर, तो T2 ये कॉमन मेमोरी नहीं है T1 और T2 दोनों की। T2 की मेमोरी अलग है, T1 की मेमोरी अलग है, बट हाँ दोनों के मेमोरी का साइज अगर बात करें तो साइज सेम रहा होगा। मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स सेम अवेलेबल है, क्योंकि दोनों किस टाइप के हैं, तो जैसे 2 वेरिएबल इंटीजर टाइप के अगर आप क्रिएट कर रहे हो किसी भी कंपाइलर पे तो दोनों का साइज सेम रहेगा। अगर आप 2 फ्लोट टाइप के अगर क्रिएट करते हो तो दोनों का साइज सेम रहेगा। अगर 2 कैरेक्टर टाइप के करते हो, सिमिलरली 2 स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप के अगर क्रिएट किया हमने तो उस केस में दोनों का साइज सेम रहेगा। भले ही ड्रॉ करने में अभी आपको थोड़ा छोटा या बड़ा लग रहा हो, बट एक्चुअली वो दोनों सेम साइज के रहे होंगे मेमोरी के थ्रू। जहां पे T1 के अंदर उसके नेम रोल नंबर एंड परसेंटेज है, तो T2 के अंदर उसके नेम रोल नंबर और परसेंटेज अवेलेबल है। और यही साथ के साथ हम बात कर रहे हैं कि कभी अगर हमें T1 को रीड करना है तो T1 तो बहुत बड़ा कंटेनर है जिसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है ही नहीं कोई सा भी। क्यों नहीं है, क्योंकि T1 किस टाइप का है, हमारे बनाए हुए टाइप का। जैसे हमने अभी टाइप बनाया था स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप पहले से बना हुआ था ही नहीं, हमने क्रिएट किया है वो नया डेटा टाइप। तो स्कैनफ के पास फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे बनाए हुए टाइप के लिए आएगा ही नहीं, क्योंकि स्कैनफ बना हुआ है पहले से, डेटा टाइप बनाया हमने बाद में। तो इस केस में T1 को कंप्लीट को एक साथ रीड नहीं किया जा सकता। T1 के नेम को आप रीड कर सकते हो, T1 के रोल नंबर को रीड कर सकते हो, T1 के परसेंटेज को रीड कर सकते हो, क्योंकि T1 का नेम एक स्ट्रिंग है, T1 का रोल नंबर एक इंटीजर वैल्यू और T1 की परसेंटेज एक फ्लोट वैल्यू अवेलेबल है। डिनोट करने का तरीका क्या रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसके मेंबर को काम में लेने का तरीका वो रहेगा ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर, साथ में देंगे वो मेंबर। डॉट ऑपरेटर अभी तक नहीं देखा, ये पहला यूज है सी प्रोग्रामिंग के हमारे इस कोर्स में डॉट ऑपरेटर का। तो हम अब ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी इससे पहले हमने क्रिएट किया ही नहीं था ऐसे जहां पे कुछ मेंबर्स अवेलेबल, तो ये हमारा यूज रहेगा डॉट ऑपरेटर का कि ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसके मेंबर को स्पेसिफाई करने का तरीका वो रहेगा ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर। तो स्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं वो बात क्या है, उसे एक बार वापस प्रोग्राम में आके देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका जल्दी से। तो अब हम वापस प्रोग्राम में आके देख रहे हैं वो क्या, स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप प्रोवाइड करने का, जिसमें हेट्रोजीनियस मेंबर्स हो सकते हैं। तो पहली बात तो आपको आइडिया लग गया होगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब ये डेटा टाइप हमने बनाया है, पहले से नहीं था। इसका नाम हम दे रहे हैं यहाँ पे, ये नाम पहले से नहीं था, जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो। इसके मेंबर हम ही स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इसके कौन कौन से मेंबर होने चाहिए, पहले से कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। हम एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं जिस टाइप के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। साथ के साथ हेट्रोजीनियस मेंबर्स मतलब ये जो मेंबर है ये अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, सेम टाइप के तो हो ही सकते हैं। अगर आपको कभी ऐसा भी चाहिए उसकी एज भी चाहिए तो दोनों चीज इंटीजर टाइप की ले ली। सेम टाइप के मेंबर तो हो ही सकते हैं, अलग टाइप के भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, वो सिग्निफिकेंस है इस हेट्रोजीनियस मेंबर्स वाले वर्डिंग का। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग टाइप के भी अलाउड मेंबर्स। यहाँ T1 T2 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उनके अंदर अलग टाइप के मेंबर हैं,
कैरेक्टर टाइप का एरे भी है, तो इंटीजर टाइप के मेंबर भी है और फ्लोट टाइप के मेंबर भी है। और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए T1 और T2, इन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से इनके मेंबर को काम में लेने का तरीका होगा ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर, जहां पे भी आप काम में लेना चाहें। जैसे एरे के एलिमेंट के लिए होपफुली आपको आइडिया लग चुका होगा तो कि एरे और साथ में दिया उसका इंडेक्स जहां पे उसे काम में लेना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसके मेंबर को काम में लेना है, तो तरीका T1 डॉट नेम। अगर आपको इसे रीड करना है सपोज, तो रीड करने का तरीका जैसे गेट्स फंक्शन काम में लेना चाहते हैं कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको रीड करना है T1 का रोल नंबर, तो स्कैनफ जैसे आप जानते हैं परसेंट डी रोल नंबर इंटीजर वैल्यू क्योंकि एड्रेस दे देंगे T1 के रोल नंबर का। सिमिलरली अगर आपको T1 की परसेंटेज रीड करनी है, एड्रेस दिया T1 की परसेंटेज का और परसेंटेज कैसी है फ्लोट वैल्यू, तो परसेंट f प्रोवाइड कर दोगे। नेम के लिए भी आप जानते ही हैं स्कैनफ में परसेंट s भी काम में ले सकते थे अगर आप उस T1 के नेम को रीड करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से भी दे सकते थे। तो ये तरीका रहेगा आपका नेम रीड करने का, रोल नंबर परसेंटेज रीड करने का। अगर आप कभी उसमें वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, जैसे T1 के रोल नंबर में असाइन करना चाहते हैं सपोज 5, तो कुछ इस तरीके से T1 की परसेंटेज में कुछ असाइन करना चाहते हैं, तो T1 डॉट पर जहां पे भी काम में लेना है एक्सेस करना है उसका तरीका होपफुली आपको पता चल रहा है। परसेंटेज में जैसे 98.5 फ्लोट वैल्यू असाइन कर दो। यही अगर हम बात करें T1 के नेम में कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो नेम क्या है, कैरेक्टर एरे, और एरे के अंदर डायरेक्टली असाइन नहीं करते, बट आप ये भी जानते हो कि स्ट्रिंग में डेटा कॉपी करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है strcpy। आप चाहो तो उसी काम में ले सकते हो, जैसे T1 डॉट नेम और यहाँ पे वैल्यू दे दी कुछ भी आप नेम दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस, इस तरीके से T1 के नेम में कॉपी करवा दिया हमने ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग कांस्टेंट को, ऐसा भी दिया जा सकता है। सिमिलरली जैसे आप रीड कर रहे हैं या असाइन करवाने का सोच रहे हैं, जहां पे भी काम में लेना है उन सब जगह पे उस पर्टिकुलर मेंबर को काम में लेना है, लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट का वो मेंबर, क्योंकि T1 के लिए भी वही 3 नेम अवेलेबल है मेंबर्स का और T2 के लिए भी वही 3 नेम है उन मेंबर्स के, तो कौन से ऑब्जेक्ट का काम में लेना है वो ऑब्जेक्ट बताओगे और उसके साथ काम में ले लोगे। T1 डॉट मेंबर T2 डॉट मेंबर वाली अप्रोच में जैसे प्रिंट करना है, अगर आपको %s से जैसे प्रिंट करवा रहे हैं T1 का नेम, सिमिलरली अगर आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है रोल नंबर वाली, तो %d, और मैसेज आप प्रिंटफ जानते ही हैं पहले ही काम में लेना, आप जिस भी तरीके का मैसेज देना चाहते हैं साथ में वो भी दे सकते हैं। रोल नंबर प्रिंट करवाना है या आपको उसकी परसेंटेज प्रिंट करवानी है उस T1 स्टूडेंट की, तो T1 डॉट स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो मेंबर डिफाइन करते टाइम प्रोवाइड की है। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आपको आइडिया लगा होगा ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बस इतना सा है। अब आप इसे कैसे काम में लेते हैं वो चॉइस आपकी अपनी है। जैसे एग्जांपल हम देख रहे हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जहां पे हम बात कर रहे हैं 2 स्टूडेंट्स का डेटा रीड करना है हमें, और डेटा कैसा, जैसा अभी बात कर रहे थे वैसा ही। हम चाहते हैं डेटा यूजर से रीड करवाना, लेकिन किसका, स्टूडेंट का। स्टूडेंट का डेटा रीड करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं, इससे अच्छा हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। यहाँ पे हमने उसके मेंबर्स प्रोवाइड कर दिए, जैसे हमने मेंबर्स दे दिए सपोज इंटीजर टाइप का रोल नंबर एंड कैरेक्टर एरे नेम एंड फ्लोट टाइप का परसेंटेज, जैसा अभी हम बात करें बिल्कुल वैसे ही। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया और फिर उसके बाद हम इस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात, अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिफाइन कर ही रहे हैं तो मेन फंक्शन के अंदर अगर डिफाइन किया तो केवल मेन फंक्शन के स्कोप के अंदर, मेन फंक्शन यहाँ से लेके
यहाँ तक जो अवेलेबल है, इस स्कोप के अंदर ही हम इस नए डेटा टाइप को काम में ले सकते हैं। पूरे प्रोग्राम में सब जगह नहीं, किसी और फंक्शन में नहीं, केवल इसी फंक्शन में काम में ले पाते। जबकि अगर आप नया डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं तो बेटर अप्रोच रहेगी कि सारे फंक्शंस के लिए दे दो, और उस केस में इसे कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी फंक्शन के अंदर ना दे करके बाहर ही प्रोवाइड कर दिया। किसी एक फंक्शन के अंदर ना दे करके बाहर ही प्रोवाइड कर दिया। इसका फायदा क्या है, ये डेटा टाइप जो है अब सारे फंक्शंस के लिए अवेलेबल है। इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शन डिफाइन करोगे उन सब में इस पर्टिकुलर डेटा टाइप को काम में लिया जा सकता है। और इस तरीके से जो अभी हमने ये दिया है, इस पर्टिकुलर डेटा टाइप की हेल्प से अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने, सपोज S1 S2 दो स्टूडेंट, ये हमने डिक्लेयर किए। डिक्लेयर करने के बाद अगर हमें यहाँ पे डेटा रीड करना है तो डेटा रीड कैसे कर रहे हैं, जैसे मैसेज देते हैं स्लैशन, और यहीं पे हम दे रहे हैं सपोज प्रिंटर एंटर नेम, जिस भी ऑर्डर में आप चाहें। अगर नेम पहले चाहिए तो पहले नेम, अगर आपको पहले चाहिए से रोल नंबर, तो जिस भी ऑर्डर में आप रीड करना चाहें उस ऑर्डर में रीड कर सकते हैं। डिफाइन वाली किसी भी ऑर्डर में किया उससे कोई मतलब नहीं है, रीड आप जिस भी ऑर्डर में करना चाहें उस ऑर्डर में कर सकते हैं। तो हमने जैसे इस तरीके से रोल नंबर रीड करने के लिए दिया, स्कैनर परसेंटेज साथ में दे दिया, एड्रेस S1 के रोल नंबर का। सिमिलरली हम यहाँ पे नेम जब रीड करना चाह रहे हैं तो नेम रीड करते टाइम हम प्रोवाइड कर सकते हैं %s, और %s एक एरे के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो एरे का नेम तो खुद ही अपने बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर देता है। S1 के अंदर नेम क्या है, एक एरे का नाम है, और एरे का नाम खुद अपने एड्रेस को बता देता है, तो एड्रेस ऑफ लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया नेम के लिए। बट हाँ, एक चीज और आपको पॉसिबली ध्यान होगी, लास्ट क्लास में हमने बात की है, वो हमने साथ में प्रोवाइड कर दिया, एंड होपफुली उसका रीजन भी आपको ध्यान होगा कि रोल नंबर दिया, इंटीजर वैल्यू साथ में एंटर दिया, तो एंटर वाला इनपुट अगर रिमेनिंग रह गया नेम रीड करते टाइम तो नेम तो ब्लैंक स्ट्रिंग कंसीडर हो जाती। हम चाहते हैं पहले फ्लशिंग करते हैं पुराने इनपुट की और एक नए इनपुट को यहाँ यूजर से रीड कर सकें, तो फ्लशिंग के लिए flush फंक्शन दिया, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम की फ्लशिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी जगह नो डाउट आप गेट्स भी काम में ले सकते हैं, जहां गेट्स जो फंक्शन अवेलेबल है, इस गेट्स फंक्शन के अंदर कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं बताया जाता, डायरेक्टली वो एड्रेस बताया जाता है जहां पे नेम स्टोर करवाना है। और सिमिलर मैनर में जैसे रोल नंबर और नेम रीड कर रहे हैं उसी तरीके से परसेंटेज भी रीड किया जा सकता है। मैसेज है प्रिंटफ के अंदर पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं, बट यहाँ जहां बात आ रही है रिक्वायर्ड है वो एड्रेस देने की परसेंटेज का, तो वहां पे स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो यहाँ मेंबर की दे रखी है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए डेटा रीड कर लिया, और जैसे ही फर्स्ट के लिए डेटा रीड कर लिया अगर हम सेकंड के लिए भी रीड करना चाहते हैं तो सेम कॉपी पेस्ट, बस यहाँ लिख दिया सेकंड, यहाँ S1 की जगह S2 के रोल नंबर में S2 के नेम में डेटा रीड कर रहे हैं और S2 की ही परसेंटेज को रीड कर रहे हैं। और जैसे ये डेटा रीड हो गया उसके बाद अगर हमें किसकी परसेंटेज ज्यादा है किसकी कम है वो फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसे भी समझें। तो S1 और S2 दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, उन पर डायरेक्टली इस तरीके का परफॉर्म नहीं किया जा सकता, ये एरर शो कर देगा, क्योंकि S1 में बहुत सारे मेंबर्स हैं, S2 में बहुत सारे मेंबर हैं। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से इस तरीके से कंपैरिजन या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बेसिकली कोई भी जो हम ऑपरेटर देखते आ रहे थे ना नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ, वो सारे ही ऑपरेटर्स यहाँ पे परफॉर्म नहीं किए जा सकते सिवाय असाइनमेंट के। असाइनमेंट भी सिंपल असाइनमेंट, तो सिंपल असाइनमेंट यहाँ पे वर्क कर जाएगा, क्योंकि उसे क्या करना है एग्जैक्ट कॉपी मार देना है, उतना ही साइज है S1 का, उतना ही साइज है S2 का, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को सेम टाइप के ऑब्जेक्ट में असाइन किया जा सकता है।
बट ग्रेटर चेक करना या प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेशन, बाकी ऑपरेशंस को ये सपोर्ट नहीं करेगा। केवल असाइनमेंट ऐसा ऑपरेशन है जो नॉर्मल वेरिएबल पे भी होता था और यहाँ पे भी किया जा सकता है, लेकिन S1 के अंदर 5 असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि S1 एक ऐसा कंटेनर है जिसमें मेंबर्स अवेलेबल है। S1 स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो इसके अंदर स्टूडेंट टाइप का ही ऑब्जेक्ट असाइन किया जा सकता है कभी अगर जरूरत है तो। असाइनमेंट इज अलाउड, अगर कहीं जरूरत लगे तो आप असाइन करवा सकते हैं, बट ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस माइनस जैसे बाकी ऑपरेशंस को ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप ट्राई करके देखते रहना, आपको आइडिया लगता भी जाएगा कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो क्या, कि S1 और S2 में से किसकी परसेंटेज ज्यादा, उसकी डिटेल प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमने कंपेरिजन किया S1 की परसेंटेज का S2 की परसेंट, ये अलाउड है क्योंकि S1 की परसेंटेज फ्लोट टाइप की, S2 की परसेंटेज फ्लोट टाइप की, जिनका कंपेरिजन डायरेक्टली ये कर लेगा। और ये कंपेरिजन जब हम कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन मिलती है ट्रू, इसका मतलब क्या, तो यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया परसेंट S हैज हायर परसेंटेज देन परसेंट S। किसकी परसेंटेज ज्यादा है, किसकी कम है, S1 की। S1 का नेम प्रिंट किया और यहाँ पे S2 का नेम बाद में प्रिंट किया। होपफुली ये आपको आइडिया लगा होगा। पहला परसेंट S को S1 की वैल्यू दे दी, S1 के नेम की। डायरेक्ट S1 को प्रिंट नहीं कर सकते, डायरेक्ट S1 को रीड नहीं कर सकते। S1 एक ऑब्जेक्ट है, उसके किस मेंबर को आप काम में लेना चाहते हो वो बताएंगे। अगर S1 की परसेंटेज ग्रेटर है S2 की परसेंटेज से, तो हम नेम प्रिंट कर रहे हैं किसका, S1 का। कैसे कि S1 की परसेंटेज ज्यादा है S2 से, नेम दोनों का प्रिंट कर रहे हैं, बट पहले किसका, S1 का, बाद में S2 का हायर परसेंटेज वाला मैसेज। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर ये कंडीशन हमारे पास जो अवेलेबल है ग्रेटर देन वाली, इसकी जगह अगर ग्रेटर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमने चेक किया लेस देन है क्या, और लेस देन वाले केस में हमने कह दिया कि S2 की परसेंटेज ज्यादा है S1 की परसेंटेज से। और अगर ऐसा भी नहीं है तो इस केस में हमने क्या प्रोवाइड कर दिया वो समझे। कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया, नाम पहले किसी का भी दे सकते हो, बाद में किसी का भी, दोनों की अगर परसेंटेज इक्वल है तो दोनों का नाम चाहिए। हमने जैसे S1 का फिर S2 का नेम प्रोवाइड कर दिया। कुछ इस तरीके का हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं जहां पे हमने स्ट्रक्चर के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर, और फिर ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट काम में लिया हमने, डेटा टाइप जो बना था स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए S1 और S2, और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम उनके मेंबर को काम में ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर, और बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल वेरिएबल को काम में लेते थे। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम कर रहे हैं कंपाइल एंड एक्सिक्यूट और देखते हैं आउटपुट से। कंपाइल किया, होपफुली आपको आइडिया तो है ये वर्क कैसे कर रहा होगा। हम वैल्यू दे रहे हैं, जैसे रोल नंबर 1 नेम दिया चिंटू एंड परसेंटेज दे दी 88, रोल नंबर दिया 2 नेम दिया सपोज मिंटू एंड परसेंटेज दे दी 85। इस केस में चिंटू के पास परसेंटेज ज्यादा थी, जबकि यही बाकी केसेस के लिए भी वर्क कर रहा होगा। रोल नंबर 1 चिंटू एंड परसेंटेज दी 67, रोल नंबर 2 मिंटू एंड परसेंटेज दे दी सपोज 90। इस केस में मिंटू के पास हायर परसेंटेज, और दोनों इक्वल वाला केस भी होपफुली आपको आइडिया लग गया है। तो होपफुली यहाँ तक की बात आप सबको क्लियर होगी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर का, जिसे आप किसी भी तरीके से काम में ले सकते हैं।